हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अप्लाई नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में ह्यूज चेंजेस हुए हैं। तो जो बच्चे अब स्कूल जाएंगे या जो बच्चे भी स्कूल में हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब कुछ बच्चे होंगे कि मैम हम तो स्कूल से निकल चुके हैं, अब हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलेजेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। कॉलेजेस के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगी कि हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी और अब की एजुकेशन पॉलिसी जो है, दोनों में क्या डिफरेंस आया है और क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी। पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के फॉर्मेट में थी। हम बोलते थे ना कि जो बच्चे 12th में है तो 10+2 है ना। अब वो हटा दिया गया है, अभी अप्लाई नहीं हुई है, लेकिन 2021 में जब तक अप्लाई हो जाएगी तब तक क्या फॉर्मेट होगा, 5+3+3+4। यहाँ पर जो 5 इयर्स है, अगर आपको पता हो RTE किसे कहते हैं, RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। ये पहले कहाँ तक था, 5 से 14 साल तक के बच्चों को सिर्फ, लेकिन अब क्या किया गया है, 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, यानी 15 साल तक राइट टू एजुकेशन के अंडर में आएंगे वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब 5+3+3+4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंजेस क्या करे गए हैं, जो 5 साल तक है, यानी कि जब आप नर्सरी में जाते हैं, LKG UKG में जाते हैं, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक जो आपकी एजुकेशन होगी वो आपकी मदर टंग में होगी या आपकी लोकल लैंग्वेज में भी हो सकती है। और वहाँ पर आपके ऊपर इंग्लिश का ना ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप वहाँ पर। अब तक क्या होता था, बच्चों पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रेशर रहता था कि नहीं इंग्लिश पढ़नी है, जो इंग्लिश पढ़ेगा वो अच्छा स्कूल है। अब स्कूलों की मनमानी खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे और जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन कोर्स। इसे क्या बोलेंगे, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के अंदर हमारे जो बच्चे आते हैं वो 3rd क्लास तक के बच्चे आते हैं। अब इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं कि जब 3rd क्लास के बाद बच्चा 4th 5th क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, उसे साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, इन सब से क्या कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। क्योंकि एकदम से क्या होता है, बच्चे 10th तक तो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 11th 12th में जाने के बाद जो आपके सब्जेक्ट हैं वो डिफाइन हो जाते हैं। यानी साइंस का जो बच्चा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेगा, जो आर्ट्स का बच्चा है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कॉमर्स, ह्यूमैनिटी वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब उसे इंट्रोड्यूस इन 3 सालों में कराया जाएगा। जो आपका यहाँ पर ये 3 साल है, इसके अंदर क्या आएगा, 3rd 4th 5th क्लास। अब 3rd 4th 5th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें नॉर्मल क्या सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये बच्चे आ गए 3rd 4th एंड 5th। अब सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो क्या है, जो 6th क्लास के बच्चे हैं, अब तक हम क्या करते थे, रोड लर्निंग का मतलब क्या होता है, रट्टाफिकेशन, रटना, नंबर लेकर आना, पास हो जाना। जो जितने अच्छे नंबर लाएगा वो उतना इंटेलिजेंट है। क्योंकि हम बच्चे की एबिलिटी नहीं देखते ना, हम तो ये देखते हैं मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के। पेरेंट्स भी इसलिए ज़्यादा वरीड रहते हैं कि बस नंबर अच्छे आने चाहिए, पढ़ो ना पढ़ो कैसे भी रट कर लेकर आओ, पर नंबर लेकर आ जाओ, है ना। अब पेरेंट्स की भी टेंशन खत्म। ये वीडियो पेरेंट और बच्चे दोनों ही देखे, दोनों ही समझे कि अब क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 6th क्लास के बच्चे होंगे, उन्हें क्या कराया जाएगा, उन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी। हमने और आपने तो शायद कोडिंग 12th क्लास के बाद देखी हो, सुनी हो। अब 6th क्लास के बच्चों को ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। यहाँ पर इन बच्चों को क्या कराया जाएगा, अगर उनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहीं भी बाहर जाकर वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। इवन
हम बोलते हैं ना जो बच्चा डांसर है, डांस अच्छा करता है, सिंगिंग अच्छी करता है, चलो अब तो फिर भी ज़माना बहुत मॉडिफाई हो गया, लेकिन फिर भी हम स्कूल के बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, ये फालतू की चीज़ें हैं। अब डांस को भी एज अ सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगिंग को भी एज अ सब्जेक्ट माना जाएगा। तो बहुत बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ भेड़ चाल नहीं चलना चाहते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर लेकर आओ, फिर जैसे तैसे करके नौकरी लो, बस पूरी ज़िंदगी ऐसी ही चली गई उन बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 8 क्लास के बच्चे आएंगे, कंप्यूटर कोडिंग है, तो चेंजेस हर जगह पर है। अब यहाँ पर वो बच्चे आएंगे जो 9, 10, 11, 12 4 साल में यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के बच्चे आ जाएंगे, यानी कि 9 to 12 और यहाँ है 6 to 8। अब यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। 9th से आपको क्या कराया जाएगा, आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ो। हमारा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बायो में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें फिजिक्स पढ़नी है साइंस लेकर। अभी तक तो ज़बरदस्ती है कि साइंस अगर ली है तो फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे और बायोलॉजी भी पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है, अब हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़नी है, अब पॉलिटिकल पढ़ो। यहाँ क्योंकि बच्चे की एबिलिटी पे वर्क करा जा रहा है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। वो होता है ना जो हमने बोल दिया सेल लग गई, खुली छूट है, जिसे जो लेना है ले लो। उसी तरीके से 9 से 12 तक के बच्चों का क्या होगा, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। अब बच्चे ने ली तो साइंस साइड है क्योंकि उसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पसंद है, उसे आगे जाकर ऐसा है कि उन फील्ड में कुछ करना है, लेकिन अभी उसे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है, यूपीएससी करनी है, साइंस ले ली। अब यहाँ पर फिर आगे जाके वो हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ेगा, बेस तो कमजोर ही है ना। तो यहाँ पर अब वो क्या हो गया, वो हटा दिया जाएगा। फिजिक्स ले लो, फिजिक्स के साथ अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स मत लो, कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लो, एज पर योर चॉइस, इट्स अप टू यू, आप जो चाहो आप वो ले सकते हो। अब उसके बाद फिर पता है फिर क्या होगा कि कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल नहीं पढ़ते, एंड के 2 महीने में अच्छे से रट लेते हैं और रट कर अच्छे नंबर ले आते हैं। हम आप टीचर्स पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने नंबर आए आपके बच्चे के, हमारे बच्चे के 92% आए हैं, हमारे बच्चे के 70% आए। नॉलेज 70 वाले को ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कहेंगे, बेवकूफ़ है, इसे पढ़ा ही नहीं, अरे ये बिल्कुल ही बेकार बच्चा है। क्योंकि हम अब तक मार्क्स पर ही तो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, मार्क्स अच्छे बच्चा अच्छा, मार्क्स खराब बच्चा खराब। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, सेमेस्टर होंगे। 9 से 12 क्लास के जो बच्चे होंगे उनके सेमेस्टर होंगे 6-6 महीने के। 6-6 महीने के सेमेस्टर में हम देखेंगे कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है। बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी जिसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि बच्चा कितना अच्छा है, कितना अच्छा इंटरेस्ट है। सिर्फ ये नहीं पेन पेपर मोड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा कि बस आपने लिखा, आपने जो लिखा, चाहे भले आपने चीटिंग करके लिख लिया हो और चीटिंग करके कर लिया और नंबर अच्छे आ गए, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी ख़त्म। अब उसके बाद आपके ऊपर है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी तक ऐसा होता था ना कि दिल्ली में तो चलो अभी तक नहीं था ऐसा, यूपी में तो फिर भी ये साइंस आप हिंदी से पढ़ सकते हो, पर दिल्ली में नहीं था ये। दिल्ली में अगर आपने साइंस साइड ली है तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे, चाहे आपकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब हो। आपको ही शी इट विल इसमें भी फ़र्क नहीं पता, लेकिन रट के लिख दो बस एग्ज़ाम। तो अब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आपको हिंदी में लिखना आप हिंदी में लिखो। उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो आपके बिहेवियर पर, आपकी मेंटल एबिलिटी पर और जो भी आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी उसके बेसिस पर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। एक और बहुत अच्छी सी बात, वो क्या है, 360 असेसमेंट। 360 असेसमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है? 360 असेसमेंट का मतलब होता है कि अब तक क्या होता था, टीचर्स ही नंबर देते थे, जैसा आपने पेपर में लिख दिया उसके बिहाफ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चे खुद को नंबर देंगे, बच्चे अपने आप को भी नंबर देंगे, बच्चों के जो पीयर हैं वो भी उन्हें नंबर देंगे और टीचर नंबर देंगे। तो पूरा 360 असेसमेंट हो गया आपका, हर तरफ से असेसमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बस टीचर के हाथ में है सारी बातें, आपने जो लिख दिया उसने उसके हिसाब से नंबर दे दिया। आप खुद को भी नंबर दोगे, अब खुद को तो अच्छे ही नंबर दोगे, आप खुद को खराब थोड़ी दे दोगे।
जो आपके पीयर होंगे वो भी आपको नंबर देंगे और टीचर्स आपको नंबर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब 360 असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या, यहाँ तक तो आपका ये 12th क्लास तक का खत्म हो जाता है। अब कॉलेज एडमिशन, अब जो बच्चे अब 12th कर ली है, कॉलेजेस में आएंगे, उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि अब उनके लिए तो ये सब अब ठीक है चलो अच्छा है हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें क्या मतलब इससे। तो कॉलेज एडमिशन में क्या होगा, अब आप देखते हो कि ड्यू की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है कि आप 92-95% ले आओगे तो वो भी कम पड़ जाते हैं कट ऑफ के हिसाब से, कई बार वो भी कम पड़ जाते हैं। अब जब क्योंकि अब ये पेपर पैन मोड खत्म कर दिया है, ये आपका एक जो रिचुअल चला आ रहा था कि नंबर इतने हैं तो ठीक है इस अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, वो खत्म करना है, तो उसके हिसाब से ही कॉलेज के भी करिकुलम तैयार किए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप CAT दे सकते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड के टेस्ट के बेसिस पे देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी नॉलेज और आपके जो मार्क्स आए हैं स्कूल में, दोनों को ऐड करके आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आप वही करोगे ना जितनी आपको नॉलेज होगी, वहां पर थोड़ी नंबर का सिस्टम होगा, तो यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी। कई बार होता है ना कि लास्ट के टाइम पर बच्चे बीमार हो गए या घर में कुछ ऐसा हो गया नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ से समझ लो अब जिंदगी बर्बाद ही है। नंबर कम आए, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कोर्स नहीं कर सकते, प्राइवेट के धक्के खाओ, बहुत सारी फीस दो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर बैठ जाओ। अब वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद एक और गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ मिले जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ग्रेजुएशन जो 3 साल की थी उसे 3 और 4 साल दोनों का करा हुआ है। आपने 1 साल कॉलेज में पढ़ा, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए या कुछ भी इमरजेंसी आ गई कि आपको छोड़ना पड़ा। अब अगर आपने कॉलेज में 1 साल करके छोड़ दिया और आप दोबारा कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब मैं दोबारा से कॉलेज में आ जाऊं, दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं, तो दोबारा वो A से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट कर लिया है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में तो ग्रेजुएशन ही हो जाते, तो 3 साल में आप ग्रेजुएट। तो ये 4 साल का क्या मतलब हुआ, 4 साल में है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ रिसर्च करें, रिसर्च करना चाहते हैं तो 4th ईयर में आपकी रिसर्च होगी, रिसर्च विद बैचलर्स, आप डिफरेंट सब्जेक्ट की एजुकेशन एक साथ ले सकते हो। अब बहुत सारे कोर्सेज करते हैं ना बच्चे एक साथ, तो बहुत सारे कोर्सेज वो एक साथ कर सकते हैं। लास्ट में जो उनका असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, कौन सा कोर्स उन्होंने कितने टाइम तक करा है। मान लो 1 साल करके छोड़ दिया तो वो सर्टिफिकेट, और यहाँ पर जो दूसरा कोर्स है वो पूरा ही कर लिया है तो ये ग्रेजुएशन। तो दोनों को मिलाकर असेसमेंट तैयार होगा। अब ये असेसमेंट कैसे तैयार होगा, ये असेसमेंट तैयार होगा क्रेडिट बैंक के थ्रू। क्रेडिट बैंक क्या होता है, जैसे हमारा बैंक होता है, हम पैसे जमा करते हैं ना, वहां पर क्रेडिट बैंक में हमारे स्कोर जमा होंगे, ये सब कुछ डिजिटल ही होगा। तो जैसे कि मैंने 1 साल कॉलेज करा, अब कुछ था कि मैंने छोड़ दिया और मैं दूसरा भी कोर्स कर रही हूँ, दूसरे कोर्स में मैंने पूरे 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब 1 साल का तो मिलेगा मुझे सर्टिफिकेट और ये 3 और 4 साल का मुझे क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन। तो मेरे जो स्कोर है वो क्रेडिट बैंक के अंदर होंगे। या मैंने 1 साल 2 साल करके छोड़ दिया, मैं कहीं चली गई, अब मैं दोबारा वापस आई हूँ, मुझे दोबारा से करना है, तो ये सारे स्कोर मेरे कहाँ पर होंगे, क्रेडिट बैंक के अंदर होंगे। क्रेडिट बैंक में जो स्कोर होंगे उसके बिहाफ पर क्या होगा, आपको नौकरी करनी, आप नौकरी करो तो उसके बिहाफ पर आपको स्कोर मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो वहां पर क्या देखा जाएगा, आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर नॉलेज कितनी थी। अब उसके बाद और क्या करा गया है, संस्कृत और संगीत को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि हम ऐसा होते जा रहे हैं ना कि बहुत ही मॉडर्न होते के साथ साथ विदेशी होते जा रहे हैं। जो हिंदी बोल रहा है वो बेकार है, उससे नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है ना। अब इंग्लिश को बस एज अ सब्जेक्ट ही लिया जाएगा, ठीक है, और उस पर संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी जो संगीत है, कला, साहित्य, इन सब चीज़ों को क्या करा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये जो है ये इस बिल का नाम क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल।
इसे अभी कैबिनेट से तो अग्री कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये संसद से एग्री होगा और उसके बाद क्या होगा, ये राज्य सरकार के द्वारा क्या होगा, अग्री किया जाएगा। तो हर राज्य में, ये हर स्टेट में एप्लीकेबल होगा। तो भी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन क्या होता है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। उम्मीद की एक रोशनी तो दिखी कि 34 साल से जो हमारी शिक्षा चली आ रही थी, अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा बदलाव करने, किसी देश को बदलना है, तो उसकी आप शिक्षा नीति को बदल दो, बहुत जल्दी देश बदल जाएगा। जैसे हम और कंट्रीज में देखते हैं, जापान वगैरह में, वहां पर ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ हम कह सकते हैं, कुछ उसी तरीके का। और जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो ये सारी नॉलेज थी आपकी, जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है।